पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। उसी गॉस की प्रमेय पर हमें और भी टॉपिक आज पढ़ना है। आज का जो टॉपिक था वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास के लिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। जो हमें पढ़ना है उसमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक आपको बताया गया था, जो आपको पढ़ाया जाना है उसका पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने बताया था, उसमें पढ़ाया जाएगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या उसी को हम लोग कूलाम का नियम भी कहेंगे। अब लिख कर लेंगे कूलाम का नियम। तो आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग माने गॉस की प्रमेय की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए मान लेते हैं, माना कि किसी भी स्थान पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। हमने मान लिया, माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने मान लिया इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो जो टॉपिक आपको हम बोल करके सुना रहे हैं इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। माना कि एक बिंदु हमारे इस पहले टॉपिक में लिख दे रहे हैं, बाकी सब में नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास है, माना कि एक बिंदु O, माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। चाहे वायु में स्थित है या निर्वात में कह लें, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये लगभग सभी में आपको करना है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये टॉपिक है जो आपको सब में लिखना है। तो आपने जो लिखा है इसको बना भी लेते हैं। एक बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला r त्रिज्या का O को केंद्र मानकर एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। ये आपको करना होगा। तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानेंगे और कितनी त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का। माने इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। r त्रिज्या का क्या खींचेंगे, गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। तो आपने r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचा है जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे। इसी गोलीय पृष्ठ को हम लोग किस नाम से जानेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो एक गॉसियन पृष्ठ भी खींचेंगे। इस बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA है। बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव, सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं। अवयव dA की कल्पना करेंगे। माने आपके पास एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA है जिसकी आपने कल्पना करी। तो dA में OP वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इंडिकेट करेगा। आप जानते हैं O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। और इस साथ में सूक्ष्म क्षेत्रफल dA का पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर dA भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा। तो आप लिखेंगे dA की कल्पना करते हैं जिस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल
जिस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर dA व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एक ही दिशा में त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होंगी। ध्यान से देखिए, तो जो आपने टॉपिक लिखा है इन सभी चीजों के बारे में आपको सभी टॉपिकों में अनुप्रयोग में लिखना है। तो आप एक बार फिर से सोचिए कि आपने क्या क्या माना है। आपको यही चित्र याद रखना है। एक बिंदु O है जिस पर +q कूलाम का आवेश है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करेंगे, r त्रिज्या का O को केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे जिसका नाम गॉसियन पृष्ठ। अब इसी गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों तरफ एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना भी करेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और वेक्टर dA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा वेक्टर dA दोनों त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होंगे, अर्थात E और dA के बीच का कोण 0 होगा। अर्थात त्रिज्यता बाहर की ओर है, एक दिशा में है, अर्थात वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच का कोण 0 होगा। दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो क्या मिलेगा, तो अगर इनके बीच का कोण 0 है तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA R = E dA cos 0। ये आपने दो सदिशों का अदिश गुणा पढ़ा है और cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो आपको मिलेगा E × dA since cos 0 R = 1। ध्यान से देखिए, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = E dA cos 0 होगा, R = E × dA। तो हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब निकलेगी जब वैद्युत फ्लक्स पता होगा। तो हम उसमें संपूर्ण पृष्ठ, ये तो टॉपिक था हमारा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ध्यान रखिए पूरा गोला जो आपने बनाया है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमें कैलकुलेट करना है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन जो आपने पढ़ी थी उसमें आपको बताया गया था phi E = क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये आपने पिछले दिन पढ़ा था। वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की वैल्यू कितनी है, E dA, तो आपको मिलेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E × dA। ध्यान दीजिए E नियत है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो r दूरी पर है वो वैल्यू नियत है। तो अगर E नियत है, E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और अगर ये नियत है तो phi E बराबर हो जाएगा E इन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA माने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, परंतु संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल dA बराबर A होगा, माने पूरे गोले का क्षेत्रफल। गोले की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 pi r का स्क्वायर। ये आप जानते हैं गोले के क्षेत्रफल के लिए। तो आपको phi E बराबर मिल जाएगा E × 4 pi r का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कैलकुलेट कर लिया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स phi E = E × 4 pi r का स्क्वायर हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया। अब आपने पढ़ा है टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय। इस पूरे पृष्ठ द्वारा कितना आवेश गिरता है, Q। तो यहां लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, ये तो आपने कैलकुलेट किया है, परंतु गॉस की प्रमेय से, प्रमेय क्या है, प्रमेय से आप जानते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स। फार्मूला लगा देंगे जो गॉस ने बताया था, कुल वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर क्या होता है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना, अर्थात phi E = Q/ε0। Q क्या है, संपूर्ण घिरा हुआ आवेश। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, ये भी निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। कंपेयर कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करते हैं तो लेफ्ट
बराबर है, तो राइट बराबर हो जाएगा E इंटू 4 πr का स्क्वायर r इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहीं से E का मान निकाल लेंगे। r E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन इनटू q डिवाइड बाई r का स्क्वायर, इतना न्यूटन बाई कूलम होगा। इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो आपने पता कर लिया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइड बाई r का स्क्वायर। ये पढ़ा भी है आपने। कोई भी बिंदु आवेश कहीं भी रख देते हैं तो उसके समीप किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश के कारण आपने जो अभी अभी लिखा है, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो जो टॉपिक आपने लिखा है, यही बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आपने उसी में पॉइंट लिख लिया है कूलम का नियम। तो हमें यह भी जानना है कि कूलम का नियम क्या है। तो जहां तक हमने लिखा है यहां तक का टॉपिक आप पूरा उतार लेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कूलम का नियम। तो अभी हमें इसी टॉपिक में कूलम का नियम पढ़ना है। तो कूलम के नियम के लिए हमें कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक और मान लेना है। मान लेते हैं, माना कि कूलम के नियम के लिए बिंदु P जो आपने माना है उस पर प्लस q कूलम का आवेश स्थित है। हमने मान लिया है, माना कि बिंदु P पर प्लस q0 कूलम का आवेश रखा गया है। हमने इसके लिए मान लिया है रखा गया है। कहां पर? q0 कूलम कहां पर? बिंदु P पर। वहां पर तीव्रता भी निकाले हैं। अतः बिंदु P पर रखे आवेश पर बल, अतः बिंदु P पर रखे आवेश पर बल निकाल सकते हैं। F बराबर Q0 गुणे E। ये आपने पढ़ा है। F बराबर QE से जो आवेश आपने रखा था वो Q0 है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E का मान समीकरण 3 से रख दीजिए। E का मान समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से रख देते हैं। अगर E का मान समीकरण 3 से रख देंगे तो बल बराबर हो जाएगा Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर। R बल के लिए इक्वेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 और डिवाइड बाई R का स्क्वायर, इतना न्यूटन होगा। इक्वेशन नंबर 4 होगा। तो आप पढ़े हैं कूलमीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात यही कूलम का नियम। यही क्या है? कूलम का नियम। ध्यान दीजिए, तो यही कूलम का नियम भी है। तो आपने पढ़ लिया कूलम का नियम क्या है, इसके बारे में आपको अंदाजा हो गया। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग में पहला टॉपिक आपने पढ़ लिया। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ पर उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। पहला अनुप्रयोग आपको बता दिया। इसके बाद हमें दूसरा अनुप्रयोग भी इसी का पढ़ना है। तो इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले अनुप्रयोग की जगह पर अब हम दूसरा लिखेंगे। दूसरे अनुप्रयोग में हमारा टॉपिक चेंज होगा और उसमें नाम आएगा एक समान रूप से आवेशित, नेक्स्ट हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण। ध्यान रहे यहाँ पर टॉपिक है गोलीय कोश। क्या है? गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोश एक विशेष तरह का कोश होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हमको जानना है। अगर हम गोलीय कोश को आवेश देंगे तो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब गोले के अंदर आवेश नहीं जाएगा बल्कि कहां रहेगा? पृष्ठ पर। तो हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो इसके लिए आपके पास क्या क्या दिया है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष। तो आपके पास एक गोलीय कोष है और उसके कारण क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेंगे, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित, मतलब अलग है, विलगित एक समान त्रिज्या, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। एक विलगित क्या है, बिल्कुल अलग है, गोलीय कोष है, जिस पर +q कूलाम का आवेश, +q कूलाम का आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है। आपने मान लिया है, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है जिस पर +q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। फैला हुआ ना लिखिए, बल्कि लिखेंगे एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप का मतलब उसके पृष्ठ पर सभी जगहों पर आवेश एक बराबर रूप से फैला हुआ। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थानों पर ज्ञात की जा सकती है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थानों पर ज्ञात की जा सकती है। वो स्थान क्या क्या है, निम्न स्थानों पर ज्ञात की जा सकती है। अब कौन कौन से स्थान हैं जहां आप ज्ञात करेंगे। पहला, इसका पहला पॉइंट है, हो सकता है कि बिंदु गोले के बाहर, जैसे आपने टॉपिक अभी पढ़ा है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष बना लिया। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। कोष पर +q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो आप जानते हैं जो भी आवेश आप देंगे, समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये गोलीय कोष हो गया, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कई स्थान हो सकता है इस गोले के बाहर ही कोई स्थान हो, बाहर भी हो गया तो पहला पॉइंट है गोले के बाहर। पहला है गोलीय कोष के बाहर, पहला पॉइंट हो गया गोलीय कोष के बाहर। हो सकता है कि जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो वो गोलीय कोष के बाहर हो। दूसरा, हो सकता है कि आप बाहर से कहीं भी, बाहर मतलब कहीं भी हो सकता है अब आप अंदर की तरफ आए तो पृष्ठ पर हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया और दूसरा पॉइंट हो गया गोलीय कोष के पृष्ठ पर। वो बिंदु हो सकता है गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो सकता है, तीव्रता आपको ज्ञात करनी हो। और तीसरा माने सी पार्ट जो है वो गोलीय कोष के भीतर, तीसरा सी पार्ट है गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण 3 स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला है गोलीय कोष के बाहर, मतलब बाहर किसी भी दिशा में हो सकता है। दूसरा, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, माने बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर। और तीसरा, गोलीय कोष के भीतर। तो अब हमारे पास इसमें 3 डेरिवेशन हो गया। पहला डेरिवेशन अब हम पढ़ेंगे। पहले डेरिवेशन में हमारे पास क्या है, गोलीय कोष के बाहर। क्या गोलीय कोष के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हमने मान लिया इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु P है। तो माना कि गोलीय कोष के केंद्र से, गोलीय कोष के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर ऐसा आपने लिख दिया कंफर्म हो गया कि बाहर हो गया। स्मॉल r दूरी पर कोष के बाहर, कोष के बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है।
तो आपने टॉपिक पढ़ लिया। गोलीय कोश के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम ये चीज लिखेंगे नहीं बल्कि पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं। पिछले टॉपिक में भी आप यही काम किए हैं। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का इसके बाहर एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ध्यान दीजिए, ये तब में आपको करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P के चारों तरफ स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे। सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे जिस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा और साथ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों अभिलंबवत पृष्ठ पर बाहर की तरफ होंगी और उनके बीच का कोण 0 अंश होगा। तो जितना टॉपिक हमने आपको बताया ये भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, आपने लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। हो गया, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P के चारों तरफ एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव, बिंदु P के चारों तरफ एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं जैसा पिछले में किया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर dA त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होंगे। और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होने का क्या मतलब है, दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 होगा। अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब कितना फ्लक्स उस छोटे से अल्पांश से जाएगा वो हम ज्ञात करेंगे। d phi e बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये आपने पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो यहाँ सूक्ष्म है इसलिए dA होगा। मान रख लेते हैं E dA आपने पढ़ा है अदिश गुणा दोनों के बीच का कोण 0 है अर्थात E dA इंटू cos 0 R इज इक्वल टू E इंटू dA। ये पिछले में भी आप लिखे हैं, यही लाइन हमने नहीं लिखा था, इसका मान लिखें। E dA हो गया, फ्लक्स जितना निकलेगा इतने अल्पांश से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमने मालूम कर लिया, E इंटू dA होगा। लेकिन हमको संपूर्ण फ्लक्स चाहिए, यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, लिखते रहिए, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल चाहिए हमें, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi e मतलब सूक्ष्म अल्पांश के कारण जो निकला था उसी का क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi e की वैल्यू कितनी थी, E इंटू dA। ध्यान पूर्वक देखिए, वही लाइन फिर लिखी जा रही है। और phi e इज इक्वल टू हो जाएगा, E नियत है वो बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। अब ध्यान से देखिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA मतलब बाहर वाले संपूर्ण हिस्से का क्षेत्रफल। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। अगर बाहर वाले की त्रिज्या स्मॉल r है तो सिंस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA r इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर और phi e बराबर आपको मिल जाएगा E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही टॉपिक हो गया जो पिछले में आपने पढ़ा था। तो वैद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया। अभी बार वैद्युत फ्लक्स जो निकाले हैं वो कहाँ निकाले हैं, गोले के बाहर। तो phi इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। अब क्या मानोगे, फिर वही गॉस की प्रमेय लगाएंगे। इस पूरे गोले के अंदर कितना आवेश है, +2 कूलम का आवेश है। तो फिर गॉस की प्रमेय से पुनः लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से पुनः लगाएंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय हमने पढ़ी है, गॉस की प्रमेय से क्या मिलेगा, phi e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमने पढ़ा है। परंतु गॉस की प्रमेय से
फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। प्लस प्लस बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगा, अर्थात E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, न्यूटन बाई कूलम्ब, इक्वेशन नंबर 3 आपने ज्ञात कर लिया। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर होगा। तो कोई भी गोला जिस पर आवेश प्लस क्यू कूलम्ब का था और उस पर एक समान रूप से वितरित है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया, तो बाहर तीव्रता होगी E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये उस प्रकार बिहेव करता है जैसे गोले पर आवेश ना हो बल्कि गोला एक बिंदु के रूप में, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक इतना ही आता है। इसका मतलब गोले पर जो आवेश है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे लगता है कि गोला पर आवेश नहीं है, माने गोले पर आवेश नहीं है बल्कि आवेश एक बिंदु पर रखा हुआ है। अब हमें इससे कुछ और भी टॉपिक पढ़ना है। इस फार्मूले को हम किसी दूसरे टर्म में चेंज करेंगे। अगर हम इसको किसी दूसरे टर्म में चेंज करना है तो हम इसको और कैसे चेंज करेंगे, इसमें एक अलग से पॉइंट हमको पढ़ना है। आवेश जो भी आपने दिया है वो सभी आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित है, इसलिए यहाँ एक और डेफिनेशन हमको याद रखनी है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का क्या? पृष्ठ घनत्व। इस डेफिनेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसमें इंक्लूडेड कर लेंगे। अभी यही छोड़ देंगे, ये अलग टॉपिक हो गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। इससे लिखते हैं सिग्मा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा बराबर होता है Q डिवाइड बाई A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संपूर्ण मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संपूर्ण मात्रा को, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। ये बम की तरह लिखने वाला है, सिग्मा कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q डिवाइड बाई A। तो इसका जनरल फार्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ लिया आपने। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। सिग्मा से लिखते हैं, इसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर का स्क्वायर। मात्रक क्या होगा? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और इस राशि की जमा भी कर लेते हैं, AT होगा और डिवाइड बाई L का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा L की पावर -2 AT या TA, जो भी पढ़ते हो क्रमिक अपना कर लीजिएगा। L की पावर -2 और TA। तो अब हमारा टॉपिक आवेश का पृष्ठ घनत्व तो हम जान चुके हैं, ये हमारा एक अलग डेफिनेशन था। अब हम इसमें जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे तो अब लिखेंगे यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो। अब हम इस टॉपिक में जोड़ रहे हैं, ये हमारी अलग डेफिनेशन है, इतने को हम अलग से समझेंगे। ये हमारी डेफिनेशन अलग है क्योंकि हम डेफिनेशन नहीं बताए थे, इसलिए हमको इसमें बताना पड़ा। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या मिलेगा? Q। आवेश कितना था? Q। कौन से गोले पर था? स्मॉल r की कैपिटल R? स्मॉल r नहीं बल्कि कैपिटल R का होगा, तो कैपिटल R का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r का स्क्वायर। अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल लेंगे क्योंकि जो भी आवेश दिए वो अंदर वाले पर, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई r का स्क्वायर। R Q बराबर आपको मिल जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सिग्मा। हो गया। Q का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? Q का मान समीकरण 3 में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मालूम हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया व्यंजक आपको मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू है 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सिग्मा एंड डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। कुछ कट जाएगा,
4 पाई कट जाएगा, r इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इतना न्यूटन बाई कूलम होगा। इक्वेशन नंबर 4 होगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। यहाँ पर भी बढ़ा लीजिए, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब बताता है बिंदु बाहर है। तो किसी भी आवेशित गोलीय कोष के कारण उससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने प्राप्त कर लिया। दो फार्मूला आपको मिल गया, एक E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ये तब लगाएंगे जब आवेश और त्रिज्या मालूम हो, और ये तब लगाएंगे जब आवेश का पृष्ठ घनत्व तो मालूम हो, और तब फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। तो आपने पढ़ लिया एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और केवल एक स्थान पड़े हैं कि वो कहाँ है, बाहर। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसको भी पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में बिंदु कहाँ आएगा, दूसरे पॉइंट में बिंदु पृष्ठ पर होगा। बिंदु कहाँ होगा, पृष्ठ पर। तो दूसरे पॉइंट में अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ पर, आवेशित गोले के पृष्ठ पर। आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि बिंदु P आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित है, जहां आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस फिगर को देखिए जो आपने बनाया था उसी में थोड़ा सा परिवर्तन और कर लेंगे। यहाँ आपने बिंदु O माना है, प्लस Q कूलम का बिंदु O था, और यहाँ से कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। ध्यान रखिए, अब जो है बिंदु P कहाँ है, पृष्ठ पर आ गया। अगर पृष्ठ पर है तो कहीं भी मान सकते हैं, ये बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी भी कैपिटल R ही होगी। तब अगर ऐसा होता है तो क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ध्यान दीजिए, जो स्मॉल r माने हैं वही क्या है, कैपिटल R हो जाएगा। जो दूरी थी हम मान रहे हैं वही चीज तो आप कैपिटल R के बराबर हो गया। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जो पिछला डेरिवेशन पढ़े हैं उसी फार्मूले में रख देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 3 तथा 4 से, कॉपी में पलट कर देखिए, 3 और 4 से में क्या रखेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर। इतना न्यूटन बाई कूलम होगा, और ये समीकरण नंबर 5 होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। एंड और क्या होगा, समीकरण 4 से देखिए, E इज इक्वल टू 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r का स्क्वायर था तो कट जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद जो स्टेप आपको मिलेगा वो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। अगर आप बिंदु को गोले के पृष्ठ पर ला देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ध्यान रखिए, वहां जो फार्मूला मिला था उसी हमने मान रखा है, याद होगा आपको। Q बराबर आपने क्या रखा था, 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा, यही रख दीजिए, 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर पे R स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमको पढ़ना है इसका C पार्ट है, आवेशित गोलीय कोष के भीतर, आवेशित गोलीय कोष के भीतर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है बिंदु P अब कहां आ गया, आवेशित गोलीय कोष के भीतर। यदि बिंदु P कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोष के भीतर स्थित हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, अंदर आ गए, दूरी पर कोष के भीतर स्थित हो। बिंदु P कहां है,
गोलीय कोष के भीतर। तो ये आपका गोलीय कोष था जो आपने बनाया था। अब हमारे पास जो बिंदु P है उसको हमने गोलीय कोष के भीतर कर लिया, और कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। आवेश तो बाहर Q था। अब यहाँ पर एक बिंदु हमने बना लिया जो गोलीय कोष के भीतर है। यहाँ बना लेते हैं, एक बिंदु P है, ये दूरी स्मॉल r है। अब आपको पता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जैसा आप पहले पढ़ते हैं वैसे गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो अब जो अंदर गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं, क्या इस पर कोई आवेश है? ध्यान रखिए, समस्त आवेश कैपिटल R त्रिज्या के बाहर वाले गोले पर, तो भीतर कोई आवेश है, और अगर भीतर कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स 0 होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, के भीतर कोई आवेश नहीं है। ध्यान दीजिए, तो समस्त आवेश कहाँ था? कैपिटल R वाले के बाहर था, तो ये तो अंदर हो गया ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अतः फ्लक्स 0 होगा। R त्रिज्या की गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, R त्रिज्या की गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स, निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स 0 होगा। फाई ई, संपूर्ण फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोई भी फ्लक्स वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर वहां से बाहर कोई भी फ्लक्स नहीं निकलता है तो ऐसे कंडीशन में वहां पर कोई चार्ज भी नहीं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अतः बिंदु P पर गोले के भीतर, गोलीय कोष के भीतर बिंदु P पर, गोलीय कोष के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो अंदर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे विकल्पता कई बार पूछा जाएगा, गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो आपने पढ़ लिया, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन गोले के भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। हमारा अगला टॉपिक, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष ही रहेगा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा और वहां होगा वैद्युत विभव। तो अब हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, जहां लिखे हैं वहां पर लिख लेंगे वैद्युत विभव। तो टॉपिक आपका चेंज हो गया। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण क्या? वैद्युत विभव का व्यंजक। क्या क्या चीजें मालूम है इसमें? एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोष है, वही सारी चीजें जो पिछले में आप माने हैं। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, और गोलीय कोष के कारण आपको क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो सारी बातें आपने पहले माने हैं, वही सब कुछ अभी मानेंगे। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है, एक विलगित गोलीय कोष है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश, कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। आप जानते हैं अगर गोलीय कोष है तो आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा, जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके कारण निम्न स्थानों पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है।
अब वही सब टॉपिक फिर आ जाएगा। कहाँ कहाँ पर? पहला है, इसका पहला पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर। पहला पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर। क्या निकालना चाहते हैं? तीव्रता की विभव गोलीय कोष के बाहर वैद्युत विभव। तो आपने बना भी ली। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। ये आप जानते हैं, जो भी आवेश देंगे समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जो भी आवेश आपने दिया ये समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। कोष के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो सब में आपको करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, उस पर एक सूक्ष्म अनुपात संयोग dA की कल्पना करते हैं। इस पर E व dA के बीच का कोण 0 होगा। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इतनी सी चीजें नहीं लिखनी है, केवल चित्र बनाना है। माना कि जो आपसे लिखना है इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, माना कि गोलीय कोष के बाहर स्मॉल r दूरी पर, कहां से? केंद्र से। गोलीय कोष के बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना, यही इतना लिखना है। बाकी फिगर पूरा आप बनाएंगे। प्राप्त करना आप क्या पढ़े हैं? अब आप जो चीजें पढ़ चुके हैं उसका उपयोग करेंगे। हमने पढ़ा है गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं गोलीय कोष के बाहर, हम जानते हैं गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 and Q / r² होती है। ये हमने पढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E = 1/4πε0 × Q / r² होगा। और हमें वहां तीव्रता नहीं बल्कि क्या लगाना है? विभव। माना कि बिंदु P पर वैद्युत विभव V, हमने मान लिया, माना कि बिंदु P पर वैद्युत विभव V है, तो विभव प्रवणता की परिभाषा से, और विभव प्रवणता की परिभाषा तो हमने शायद नहीं बताया है, लेकिन यूज कर लेंगे। फार्मूला आपको बताया गया था E = -ΔB/ΔR। तो हमने फार्मूला पढ़ा है E = -ΔB/ΔR। तो आप डेल्टा की जगह पर D लिख दें, तो फार्मूला हो जाएगा E = -dB/dr और dB आपको मिल जाएगा -E/dr। E का मान आप जानते हैं, मान रख देते हैं। और dB -E की वैल्यू है 1/4πε0 और इंटू Q / r² dr। हो गया। संपूर्ण गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव, मतलब हमें उस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव चाहिए। यहां लिखेंगे, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे। डेफिनेशन आपने पढ़ा इन्फिनिटी टू स्मॉल r इंटू dV। इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक? अनंत से स्मॉल r तक इंटीग्रेट कर देंगे। मान रख देंगे इन्फिनिटी टू स्मॉल r एंड dV की वैल्यू है -1/4πε0 एंड Q / r² इंटू dr। जितना लिखा गया बोर्ड पर वो क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा और इसमें से बाहर कर लें, जो चीजें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं हो सकती हैं उसको बाहर कर लेंगे। तो इसमें से कॉमन होगा Q/4πε0।
इंटीग्रेट स्मॉल आर टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/r का स्क्वायर इनटू dr। तो हमने जितना कॉमन था वो बाहर कर लिया, बाकी को लिख लिया। अब इंटीग्रेशन आपको हम बता भी दे रहे हैं, यहाँ जो प्रयोग करेंगे वो इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग करेंगे। तो सीधे हम इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग करते समय इसको लिखेंगे -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू इन्फिनिटी टू स्मॉल r, ये r को ऊपर ले जाएंगे तो r की घात हो जाएगा -2 इंटू dr। ये आपने फार्मूला पढ़ा है x टू दी पावर n इंटू dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका यूज करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू इसका इंटीग्रेशन करते हैं r की घात n प्लस 1, तो r की घात -2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई -2 प्लस 1 और इस पर लिमिट है इन्फिनिटी टू स्मॉल r। ध्यान से देखते जाइए, जो लिमिट थी उसको आपने लगा दिया -इन्फिनिटी टू स्मॉल r। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको स्टेप मिलेगा rv इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड इनटू, इसको ध्यान से देखें तो r की घात -1 होगा एंड डिवाइड बाई यहाँ पर भी -1 होगा और इस पर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू स्मॉल r, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए, ऊपर की साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे उसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा ये, और विभव v इज इक्वल टू -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, यहाँ पर ध्यान से देखिए -1 इनटू r की घात -1 को 1/r लिख सकते हैं, 1/r और इन्फिनिटी टू स्मॉल r। ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा, इसको हटा दिया हमने। अब लिमिट का मान ट्रांसफर कर लेते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन 0, लिमिट का मान ट्रांसफर करेंगे 1/r और -1/इन्फिनिटी, मतलब इसकी जगह पर एक बार r और एक बार इन्फिनिटी। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ सिंस 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, वैसे ये नहीं कटेगा तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, -1/r प्लस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप ये माइनस नहीं काटेंगे तो भी चले जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं? अगर नहीं काटना चाहते तो भी इस तरह से कर लेंगे, तो ये माइनस होता है लिमिट में तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, ये हट जाएगा। तो आपको मिलेगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू -1/r, फिर माइनस माइनस हट जाएगा, प्लस होगा, इक्वेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड q डिवाइड बाई r। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव का व्यंजक आपने प्राप्त कर लिया। बोल्ट होगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा जो आपने अभी अभी लिखा है, समीकरण नंबर 1 होगा और ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। मतलब गोले के बाहर वैद्युत विभव, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया, v प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तीव्रता 1/r स्क्वायर थी और विभव v प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो ये भी बिंदु आवेश के कारण विभव होगा। ये वैसे ही बिहेव करता है मानो कि आवेश गोले पर ना होकर बल्कि एक बिंदु पर है, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक है। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइड बाई r का स्क्वायर। आप इसको भी चाहें तो आवेश के पृष्ठ घनत्व के टर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल R त्रिज्या का गोला आपने माना है, परंतु यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू q एंड डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, और q इज इक्वल टू 4 पाई R का स्क्वायर इनटू सिग्मा। ये मान वहां पर रख देंगे तो विभव क्या होगा, विभव के लिए इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई r का स्क्वायर इनटू सिग्मा एंड डिवाइड बाई स्मॉल r। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और v इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r। ये विभव का व्यंजक होगा, बोल्ट होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आपने पढ़ लिया गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो अगर कोई भी गोलीय कोश आपके यहाँ दिया गया है तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव का व्यंजक आपने फाइंड आउट कर लिया। हमारा अगला टॉपिक होगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ये तो बाहर था, अब हम पढ़ेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो नेक्स्ट हमारे बी पॉइंट, गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु कहाँ हो जाए, गोलीय कोश के पृष्ठ पर यदि बिंदु P, वही सब लाइनें आपको फिर लिखनी है, यदि बिंदु P
गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। चित्र को ध्यान से देखिए, अगर ऐसे हो जाता है, ये कैपिटल आर माने थे आप, ये संपूर्ण आवेश आपने इस पर दे रखा था, और अब बिंदु P कहाँ आ गया, पृष्ठ पर। और अगर पृष्ठ पर आ जाता है तो जो दूरी स्मॉल आर की है वही तो कैपिटल आर है। तो वैद्युत विभव समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 आपने लिखा है, इसी में जहां पर स्मॉल आर है वहीं पर कैपिटल आर रख देंगे तो आपको वैद्युत विभव मिल जाएगा। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q डिवाइड बाई कैपिटल आर। इतना हो जाएगा वोल्ट। इक्वेशन नंबर 3, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कंफर्म है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये गोले के पृष्ठ पर। और तीसरे में देखिए, दूसरे में रख देते हैं V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ध्यान दीजिए, जो था उसको आपने रख दिया, तो एक कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कट जाएगा। V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाई 1, ये वैद्युत विभव का व्यंजक होगा। इतना वोल्ट। इक्वेशन नंबर 4, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो गोले के पृष्ठ पर आपने क्या ज्ञात कर लिया, वैद्युत विभव का व्यंजक। V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाई 1। अंतिम पॉइंट है आपका C, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर बिंदु P कहाँ आ जाए, गोलीय कोश के भीतर। यदि बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोश के भीतर स्थित है, कोश के भीतर स्थित हो, तो आप क्या पढ़े हैं, गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य। आपने पढ़ा है ये कैपिटल आर है, और इसी में आपने अभी अभी बिंदु माना है गोलीय कोश के भीतर। तो आप जानते हैं गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर 0 है तो विभव क्या शून्य होगा या कुछ और होगा। हम जानते हैं, जो जानते हैं उसको लिख लेंगे। हम जानते हैं कि कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हमने पढ़ा है शून्य अर्थात E इज इक्वल टू 0 होती है। कितनी होती है, अतः विभव प्रवणता की परिभाषा से E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। E इज इक्वल टू क्या होगा, 0। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr में E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। और अगर E इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से E इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो माइनस dV अपॉन dr होगा, और dV इज इक्वल टू 0 होगा। dV इज इक्वल टू 0 और dV इज इक्वल टू 0, तो इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर, और अगर आप समाकलन करते हैं तो इधर v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नियत होगा, नियतांक हो जाएगा, अर्थात v इज इक्वल टू नियतांक यानी नियत होगा, तो v की वैल्यू नियत होगी। ध्यान रखेंगे गोलीय कोश के भीतर क्या शून्य है, तीव्रता क्या शून्य है, तीव्रता शून्य है, और क्या नियत है, विभव। नियत होने का क्या मतलब है, जैसे नियत होने का मतलब कोई ना कोई वैल्यू पर नियत होगी। ऐसा थोड़ी है कि नियत होने का मतलब 0 पर है, 0 नहीं हो सकता है, बल्कि नियत है तो नियत का मतलब जितना भी रहा होगा 10, 5, 15 वोल्ट उसी पर नियत रहेगा। तो अगर नियत है तो कितना रहेगा, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। नियत तो आप याद रखेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे, अर्थात गोलीय कोश के भीतर वैद्युत विभव
उतना ही होगा जितना उसके पृष्ठ पर है, उतना ही होगा जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर होता है। अर्थात या अतः वैद्युत विभव B बराबर क्या मिलेगा, 1/4πε0 एंड Q डिवाइड बाई R। इतना ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू नियत रहेगी। इसका मतलब अंदर चाहे जहां आप जाएंगे, जैसे केंद्र से 1 मीटर, केंद्र से 2 मीटर, अंदर ही रहें, चाहे जहां भी रहेंगे उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा जितना उसके पृष्ठ पर होगा। तो आज आपने पढ़ा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, और साथ में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और कूलॉम का नियम। इसी के साथ साथ बिल्कुल मिलता जुलता हुआ टॉपिक एक और पढ़ना है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोला। कौन सा गोला, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा गोला, चालक गोला। चालक गोला और आवेशित गोलीय कोश में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज चालक गोला है वही आवेशित गोलीय कोश है। इसको भी जो भी आवेश देंगे समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर जाएगा। कहां जाएगा, पृष्ठ पर। और इसको गोलीय कोश को जो भी आवेश दिए थे समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर गया। तो ये बिल्कुल वही है जो चीजें आपने गोलीय कोश में पढ़ा है। इसमें भी आपको वही सब कुछ करना है जो चीज आप उसमें किए हैं, बस अपने नाम बदल गया है। जहां आप आवेशित गोलीय कोश लिखते थे वहीं पर आवेशित चालक गोला पढ़ेंगे। तो इसको करने की जिम्मेदारी आपकी है, और चाहे एडिटिव लिख लेंगे जैसे था वैसे ही नाम बदल करके गोलीय कोश की जगह पर गोलीय चालक। और अगले दिन जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा एक समान रूप से आवेशित, और यहां पर जहां हम चालक ला रहे हैं वहीं पर अब लाएंगे अचालक गोला। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका टॉपिक चेंज हो गया। नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है एक समान रूप से आवेशित कौन सा गोला, अचालक, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले और अचालक गोले में डिफरेंस है, वो भी बता देते हैं आपको। चालक गोले को जो भी आवेश देंगे समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर जाएगा, और अचालक गोले पर जो भी आवेश देंगे समस्त आवेश उसके अंदर, उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब ये अगर चालक गोला है तो इसके बाहर ही आवेश रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन अगर ये अचालक गोला हो गया तो आवेश इसके खाली सभी स्थानों पर संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है चालक और अचालक गोले में। तो अचालक गोला अलग है और चालक गोला और गोलीय कोश एक ही है। तो आपने इन दोनों को पढ़ लिया है। अब अगले दिन आप पढ़ेंगे अचालक गोला, उसके कारण तीव्रता भी निकालेंगे और विभव भी निकालेंगे।